Hello guys, this is Saurav and welcome to my YouTube channel. Today we shall be doing the second last chapter of your class 11 NCERT Legal Studies book. The chapter's name is Property, Succession and Inheritance. So basically अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है, भले ही वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या फिर सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, वो किसके पास जाएगी, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो ये चैप्टर बात करता है. अगेन जैसे हमारे पुराने चैप्टर्स है, ये वाली जो यूनिट है यूनिट 5, इसके अंदर टोटल 5 चैप्टर्स है. 5 के अंदर से हम 3 कर चुके हैं, 2 बाकी है. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स वर लाइक कि इस रिलीजन का ये लॉ है, उस रिलीजन का ये लॉ है. ठीक है, हिंदूज का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, पारसीज का अलग है, क्रिश्चियंस का अलग है. समझ गए? सेम चीज इस चैप्टर के अंदर भी लगेगी. और ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और थोड़े बहुत मैथमेटिक्स वाले टर्म्स भी इसके अंदर है. ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सिनेरियोज आर देयर. मुस्लिम लॉ के अंदर थोड़े बहुत मैथमेटिक्स और रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाले सिनेरियोज भी है. ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है वैसे तो काफी खतरनाक चैप्टर है, मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बोला था. बहुत ऐसे डिफिकल्ट सा चैप्टर है, बट वी विल ट्राई टू डिकोड इट वेरी इजीली. ठीक है, Chapter 4, Unit 5 of your Class 11 Legal Studies book. The chapter's name is Property, Succession and Inheritance. ठीक है, this is going to be a one-shot explanation. Don't forget to subscribe to the channel because ultimately market जो है वो numbers देखता है. ठीक है, you know that I don't care much about these things, but market sees the numbers. ठीक है, किस चैनल के ऊपर कितने सब्सक्राइबर है उसी हिसाब से चैनल जज किया जाता है. ठीक है, these lectures are being presented by me, Saurav Raj Biwal. I am a graduate of National Law University, Jodhpur and a lawyer by training. Now moving forward with the contents of this lecture. तो देखो ये वाला जो लेक्चर है ये बेसिकली चालू होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, यहाँ पे दिस इज अ टाइपो, आई एम टेलिंग यू अगेन. ठीक है, वी विल स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी. व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉपर्टी. ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी. अब आपके जो 12th क्लास के अंदर प्रॉपर्टी राइट्स वाला चैप्टर है, एक तो आईपीआर वाला. ठीक है, और उसके अलावा एक लॉ ऑफ प्रॉपर्टी नाम का चैप्टर है, उसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी अलग होगा. इसके अंदर टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इज बेसिकली एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उस तरीके से हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके बाद में इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करना. जैसे मेरे फादर ने उनके फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया, मतलब मेरे दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी वो मेरे पापा को मिली. ठीक है, मेरे पापा की प्रॉपर्टी मुझे मिलेगी. ठीक है, और जो मेरी प्रॉपर्टीज होगी जो मैं अर्न करूंगा अपनी पूरी लाइफ में, वो मेरे जो बच्चे होंगे उनको मिलेगी. ठीक है, तो दिस इज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन हम ढंग से पढ़ेंगे. फिर हायर कौन होता है. ठीक है, हायर इज अ पर्सन हु इनहेरिट्स अ प्रॉपर्टी. ठीक है, उसके बाद में रिलेशनशिप्स बाय ब्लड. ठीक है, ब्लड रिलेशनशिप्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या तरीके के रिलेशनशिप्स है, क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स, कॉग्नेट्स. ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे. फिर इंटरस्टेट सक्सेशन फॉर हिंदू मेल्स, एग्नेट एंड कॉग्नेट्स, ये एक तरीके से मतलब क्लास ऑफ हायर्स ही है. ठीक है, क्लास 1 हायर्स, क्लास 2, फिर उसके बाद में एग्नेट, फिर कॉग्नेट. उसके बाद में इंटरस्टेट सक्सेशन फॉर हिंदू फीमेल्स. हिंदू मेल्स और हिंदू फीमेल्स दोनों के अलग अलग रूल्स है. उसके बाद में इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग मुस्लिम्स. अब इस वर्ड का मतलब क्या होता है, ये देखो बार बार आ रहा है ये वर्ड. तो इसका मतलब ये है गाइस कि सपोज दैट किसी इंसान की डेथ हो जाती है. ठीक है, और वो इंसान डेथ के टाइम पे एक विल नहीं लिख के जाता, एक वसीयत नहीं लिख के जाता, वो एग्जैक्टली बता के नहीं जाता कि उसकी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. ठीक है, उस चीज को हम इंटरस्टेट कहते हैं. ठीक है, उसके बाद में इंटरस्टेट सक्सेशन अगेन अमंग शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम्स तो हम इस वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे. शिया मुस्लिम्स वाला जो चीज है वो इसके अंदर डिस्कस किया जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद में एक इंडियन सक्सेशन एक्ट बना हुआ है जो पारसीज, क्रिश्चियंस, इन लोगों के ऊपर अप्लाई होता है. फिर उसके बाद में है रूल ऑफ एस्टेट. इसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर मान लो कोई भी हायर नहीं है. ठीक है, कोई इंसान है, इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, मतलब बेसिकली ना कोई वाइफ है, ना बच्चे हैं, मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, कोई रिश्तेदार नहीं है, नथिंग. तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इस रूल के अंडर सरकार के पास चली जाती है. उसके बाद में आता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन. टेस्टामेंट्री सक्सेशन इज बेसिकली सक्सेशन बाय विल, एक वसीयत लिख के सक्सेशन किसी को देना. ठीक है, कि मेरी प्रॉपर्टी में से इतना हिस्सा इसको जाएगा, इतना हिस्सा इसको जाएगा. जैसे आपने अभी देखा होगा रिसेंटली रतन टाटा की डेथ हुई थी. ठीक है, रतन टाटा वाज अ बिजनेस टाइकून ऑफ आवर कंट्री. तो ही बेसिकली मेड अ विल. ठीक है, एक वसीयत उन्होंने लिखी. विल का मतलब क्या होता है, ये बता के जाना कि भाई मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी. ठीक है, तो उन्होंने एक विल लिखी थी कि उनके कुत्तों को इतने पैसे मिलेंगे,
उनके शेफ को इतने पैसे मिलेंगे, उनका एक पर्सनल असिस्टेंट था उसको कितने पैसे मिलेंगे, ये सब कुछ वो लिख के गए थे, ठीक है। दिस इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन। उसके बाद कैपेसिटी टू मेक अ विल, कौन एक विल बना सकता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन फॉर हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। तो विल किस तरीके से बनाना है इसका एक लॉ लिखा हुआ है हिंदूज, पारसीज और क्रिश्चियंस का। पैसिव यूथेनेशिया एंड लिविंग विल। पैसिव यूथेनेशिया ये एक तरीके से वो लोग होते हैं जो मतलब एक तरीके से मान लो कोई इंसान ब्रांडेड हो गया या फिर ये है कि इतनी भयंकर बीमारी हो गई पिछले 20 साल से कोमा में है, सही हो ही नहीं पा रहा, तो अब ऐसे इंसान को एक राइट टू डाई पीसफुली नाम की चीज होती है, इसको हम पैसिव यूथेनेशिया कहते हैं, ठीक है। ये डिस्कस करेंगे। और फाइनली यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेशन, मतलब कुछ चीजें ऐसी है जो हर रिलीजन के अंदर कॉमन है। तो दीज आर गोइंग टू बी द टॉपिक्स दैट वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड with the first topic, that is concept of property। तो property exactly होता क्या है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो this term is derived from a Latin word that is proprietariat, ठीक है। एक proprietariat नाम का Latin word है, या फिर एक फ्रेंच इक्विवेलेंट भी है इसका जिसको प्रोपेरियस कहते हैं। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ लेते हैं यार जनरली, ठीक है। तो एक तो लैटिन वर्ड है प्रॉपर्टेरिएट जो भी वॉट एवर इट इज, और एक प्रोप्रियस नाम का एक फ्रेंच वर्ड है, ठीक है। इनसे ये डिराइव होता है। इसका मतलब क्या है, थिंग ओन, ठीक है, कोई भी चीज जो आप ओन करते हो। प्रॉपर्टी जनरली मीन्स एन ऑब्जेक्ट और थिंग ओवर विच अ पर्सन एक्सरसाइजेस ओनरशिप राइट्स। तो प्रॉपर्टी जनरली एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई ऐसे मूवेबल और इमूवेबल दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। आपका घर है, उसके ओनर या तो आपके पापा हो गए या दादाजी हो गए, ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो है। या फिर भले ही आपके पास एक आईफोन है या फिर कोई मैकबुक है या फिर कोई नॉर्मल फोन है या कोई टीवी है, ठीक है, या फिर आपकी वॉच है, तो इनके जो ओनर है वो आप हो, ठीक है। तो दीज आर मूवेबल प्रॉपर्टीज, इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो देयर, इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो देयर। जैसे मान लो मैंने कोई किताब लिखी या फिर ये वीडियो में क्रिएट कर रहा हूं, तो इस वीडियो को कोई टच थोड़ी ना कर सकता, लेकिन इसकी ओनरशिप किसके पास है, मेरे पास है। दिस इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जनरली मीन्स एन ऑब्जेक्ट और थिंग ओवर विच पर्सन एक्सरसाइजेस ओनरशिप राइट्स। जैसे मान लो कि मेरा वाला वीडियो को डाउनलोड करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करता है, ठीक है। तो ओवर हियर आई कैन फाइल अ केस। अब एक चीज बताओ, ये कोई मूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी नहीं है, बट it is a form of property which is being owned by me, intangible property, intellectual property हम इसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में in legal terms property is a bundle of rights that include right to enjoy, use, dispose and exclude others, ठीक है। तो इन लीगल टर्म्स प्रॉपर्टी क्या होता है, बंडल ऑफ राइट्स आते हैं प्रॉपर्टी के साथ, जिसके अंदर राइट टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, डिस्पोज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी एंड एक्सक्लूड अदर्स। तो यहां पे देखो, मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं या फिर इसी वीडियो का एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, ठीक है, दैट मींस इट इज माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसके साथ मेरे को बंडल ऑफ राइट्स मिलेंगे, राइट टू एंजॉय। वैसे खुद के वीडियो तो मैं क्यों ही देखूंगा, ठीक है, तो एंजॉय वाला तो कोई सीन नहीं है, बट आई कैन यूज इट ऑन माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। उसके बाद में डिस्पोज, अगर मान लो कोई मेरे को बहुत अच्छा ऑफर दे मेरा चैनल खरीदने का, तो मैं इसे बेच भी सकता हूं, ठीक है। और एक्सक्लूड अदर्स, अगर मान लो मैं इसे अनलिस्ट कर दूं, मतलब अभी तो YouTube पे ऐसे ही पड़ा है, अनलिस्ट कर दूं अगर मान लो मैं इसे, तो अनलिस्ट करने के बाद में क्या होगा कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों को एक्सेसिबल होगा जिनके पास इसका लिंक होगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर। तो ये सारे के सारे राइट्स आते हैं। सेम एक घर के ऊपर भी जाता है, राइट टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, डिस्पोज मतलब बेच देना, एक्सक्लूड अदर्स मतलब किसी को उस घर के अंदर एंटर नहीं करने देना। इट कैन बी टेंजिबल, ठीक है, लाइक लैंड और गुड्स, और इंटेंजिबल लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी टेंजिबल भी हो सकती है, ठीक है, जैसे दिस पेन इज देयर, ठीक है, इट इज द बेसिकली टेंजिबल प्रॉपर्टी, आई कैन टच दिस, ठीक है, कोई इसे चुरा के लेके भी जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इंटेंजिबल भी हो सकती है, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बोले तो कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, एप्पल का जो लोगो है या फिर एडिडास के जो 3 स्ट्राइप्स है, वो एक तरीके से एडिडास की प्रॉपर्टी है ना। अगर मान लो कोई भी टी शर्ट किसी ने पहन रखी है या फिर कोई भी लोअर किसी ने पहन रखा है, शॉर्ट्स किसी ने पहन रखे हैं, उनके ऊपर 3 स्ट्राइप्स है या किसी शूज के ऊपर 3 स्ट्राइप्स बने हुए हैं, ठीक है, तो हमें साफ पता चल जाता है कि ये एडिडास के जूते हैं। या फिर वो टिक मार्क वाला लोगो है, नाइकी का लोगो, हमें साफ पता चल जाता है, ठीक है। तो दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ओके। अब उसके बाद में द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज सेंट्रल टू सिविल लॉ एज इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट। सिविल लॉ का बहुत बड़ा
कॉन्सेप्ट है ये? बिकॉज इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जेक्ट्स वेदर दे आर मूवेबल, इमूवेबल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, आई गेस कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो देखो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन द टर्म्स ऑफ फैमिली लॉ अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, फैमिली लॉ के हिसाब से दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है। पहली है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है, और दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी देखो एक बेसिक रूल ये है कि मान लो मेरे दादाजी से मेरे पिताजी को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी या पैसे मिले, ठीक है, जमीन, खेत, घर, कुछ भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो माय फादर गॉट सम प्रॉपर्टी फ्रॉम माय दादाजी, ठीक है। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है। और अगर मान लो अब जैसे जिस घर के अंदर मैं रहता हूं वो मेरे पिताजी का बनाया हुआ घर है, ठीक है, इट इज बीइंग मेड बाय माय फादर। अब यहां पे देखो दिस इज हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो अब यहां पे अगर मान लो मेरे और मेरे पापा के बीच में बन्नी बंद हो जाए, ठीक है, हम दोनों की बातचीत बंद हो जाए, या फिर उन्हें ऐसे लगता है कि उनका बेटा काम का नहीं है, निकम्मा है, ठीक है, XYZ जो भी है, तो वो ये प्रॉपर्टी जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूं ये पूरा मेरी सिस्टर के नाम पे कर देते हैं, ठीक है। ही डज दैट, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई डोंट हैव एनी लीगल रेमेडी बिकॉज इट इज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ माई फादर, ठीक है। बट वॉट एवर द प्रॉपर्टी दैट माई फादर हैज गॉट फ्रॉम हिज फादर, ठीक है, उनको जो मेरे दादाजी से पैसे मिले हैं या फिर मेरे दादाजी से जो प्रॉपर्टी मिली है उसके अंदर माय फादर कैन नॉट ट्रांसफर इट टू माय सिस्टर ऑन हिज ओन, ठीक है, वो ये ट्रांसफर नहीं कर सकते। वो जो ट्रांसफर है वो उन्हीं लॉज के हिसाब से होगा, मतलब देखो जिस तरीके से प्रॉपर्टी आई है उसी तरीके से वो नीचे बांटनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज द सिनेरियो। तो यहाँ पे देखो दो तरीके की प्रॉपर्टी, एक तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। ये पूरा एग्जांपल मैंने खुद के ऊपर लेके बताया कि देखो यहाँ पे द हाउस इन विच आई एम लिविंग इन इट इज माई फादर्स हाउस, ठीक है, इट इज हिज सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अगर मान लो उन्हें मेरे से कोई लड़ाई वगैरह हो जाए, उनकी मेरे से कोई लड़ाई वगैरह हो जाए, उन्होंने पूरा का पूरा मेरे सिस्टर के नाम पे कर दिया, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग। बट जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी मतलब मेरे दादाजी से जो पैसे मेरे पिताजी को मिले वो उन्हें उसी तरीके से नीचे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, अगली जनरेशन को ट्रांसफर करने पड़ेंगे जिस तरीके से उन्हें मिले थे, ठीक है। तो मतलब जो पैसे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी के हैं वो मेरे और मेरे सिस्टर के बीच में बराबर बांटे जाएंगे, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो इंसान जिसको देना चाहे वो दे सकता है, ठीक है। चाहे से वो चैरिटी में देना चाहे तो चैरिटी में भी दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स अपॉन द पर्सन, बिकॉज वो उनकी कमाई हुई है तो वो अपने हिसाब से उसे डिस्पोज कर सकते हैं। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी वैसे तो मैं समझा चुका हूं बट स्टिल रीड आउट कर देता हूं अब लाइंस को। तो इट इज प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द जॉइंट फंड्स ऑफ द फैमिली एंड इज ओन्ड बाय द को-पार्टनर्स। को-पार्टनर्स का मतलब होता है फैमिली मेंबर्स, ठीक है। ये वर्ड आपको थोड़ा परेशान कर रहा होगा, ठीक है, इसका जो मतलब है वो फैमिली मेंबर्स है और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ऑल द नीड्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स आर फुलफिल्ड फ्रॉम द इनकम जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। ऑन द अदर हैंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू देयर ओन सेल्फ एक्सर्शन, लेबर और स्किल, ठीक है। तो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो अपने खुद के दम पे कमाई हुई प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद में दिस इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय वंस ओन लर्निंग एज डिफाइंड बाय गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930। दिस थिंग कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय वंस ओन लर्निंग, और ये कहां डिफाइंड है? गेन्स ऑफ लर्निंग एक्ट 1930 के अंदर, ठीक है, ब्रिटिश एरा का लॉ है। ऑल्दो तुम लोगों ने शायद ये पहली बार सुना होगा बट स्टिल दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम MCQ पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी, एक तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी होती है और एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी उसी तरीके से नीचे ट्रांसफर करी जाती है जैसे वो मिली हुई होती है, जैसे आपको मिली है वैसे ही आपको नीचे ट्रांसफर करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। और जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी तो वैसे, ठीक है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन का मतलब कि भाई कोई इंसान है जिसने बहुत प्रॉपर्टी बना ली, ठीक है, बहुत बड़ा साम्राज्य क्रिएट कर लिया या फिर बहुत ज्यादा जमीनें खरीद ली, अब वो कैसे आगे जाएगी, ठीक है, किस तरीके से वो बांटी जाएगी, उसको हम इनहेरिटेंस और सक्सेशन कहते हैं, ठीक है, कि कौन सक्सीड करेगा उस प्रॉपर्टी को।
जैसे धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाया, उसको सक्सीड किसने किया? मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने सक्सीड किया, ठीक है। तो दिस इज इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। इनहेरिटेंस इज वन ऑफ द मीन्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का एक मीन है। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन हायर टू सक्सीड टू प्रॉपर्टी ऑन द डेथ ऑफ एन एंसेस्टर बाय द वे ऑफ सक्सेशन। तो इट इज बेसिकली राइट ऑफ एन हायर, हायर बोले तो वारिस, ठीक है। हायर का मतलब क्या होता है? वारिस। इट इज राइट ऑफ एन हायर टू सक्सीड द प्रॉपर्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द एंसेस्टर। एंसेस्टर की डेथ के बाद में प्रॉपर्टी को एक्वायर करने का जो राइट होता है वो हायर के पास होता है और उसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट लॉज ऑफ सक्सेशन गवर्न पर्संस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन्स इन इंडिया। ये कैच पॉइंट तो हमारे ये पूरे यूनिट में ही चल रहा है, ठीक है। चौथा चैप्टर है, अलग अलग रिलीजन अलग अलग लॉज, ठीक है। फैमिली लॉज इंडिया के अंदर इसी तरीके से चलते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ द ओनर, राइट्स बिलोंगिंग टू द डिसीज्ड आर डिवाइडेड इनटू इनहेरिटेबल एंड अनइनहेरिटेबल राइट्स, ठीक है। अब यहां पे मान लो किसी एक इंसान की डेथ हो जाती है, ठीक है। डेथ होने के बाद में दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक तो वो राइट जो इनहेरिट किए जा सकते हैं, ठीक है, और एक वो राइट्स होते हैं जो अनइनहेरिटेबल है। अनइनहेरिटेबल मतलब उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब इनहेरिटेबल राइट्स कौन से होते हैं? ये वाले राइट्स कौन से होते हैं? तो देखो बेसिकली एग्जाम्पल लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर का, ठीक है। सचिन तेंदुलकर वॉज अ लेजेंडरी क्रिकेटर, पूरा इंडिया उन्हें जानता है, पूरा इंडिया उनकी इज्जत करता है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि सपोज दैट ही डाइज, ठीक है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन और हिज डॉटर दे कैन बेसिकली इनहेरिट द प्रॉपर्टीज अटेन्ड बाय सचिन तेंदुलकर, ठीक है। जो भी उन्होंने कमाया वो उनका हो जाएगा, उनके बच्चों का हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन उनको गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। सचिन तेंदुलकर के बेटे को कोई गॉड ऑफ क्रिकेट थोड़ी ना बोलना चालू कर देगा, ठीक है। वो चीज तो अनइनहेरिटेबल है ना। तो अनइनहेरिटेबल राइट्स वो होते हैं जो राइट किसी के डेथ के बाद में एक्वायर नहीं करे जा सकते, ठीक है। इनहेरिटेबल राइट्स लाइक प्रॉपर्टी राइट्स सर्वाइव द ओनर एंड डिवॉल्व ऑन द हायर्स। तो ये एक तरीके से ओनर को सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उनके लाइनेज को, उनके नाम को सर्वाइव करते हैं और ये डिवॉल्व होते हैं, मतलब ये दे दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं। किनको? हायर्स को बांट दिए जाते हैं, जो उनके हायर्स होते हैं ना, जो उनके बच्चे होते हैं, या फिर अगर बच्चे एग्जिस्ट नहीं करते तो भाई के बच्चे, सिस्टर के बच्चे, जो भी XYZ, ठीक है, जो हम आने वाली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अनइनहेरिटेबल राइट्स लाइक पर्सनल राइट्स डाई विद द पर्सन, ठीक है, ये उस इंसान के साथ ही खत्म हो जाते हैं। जैसे the title of God of cricket will be gone after the death of Sachin Ramesh Tendulkar, ठीक है। So that is the scenario. Inheritance and succession I guess समझ में आ गया होगा। Now moving forward with the next thing, that is concept of succession. अब ये क्या होता है ये exactly हम देख लेते हैं। तो succession is the process by which property is transferred upon after someone's death, ठीक है। किसी की डेथ के बाद में जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सक्सेशन कहते हैं। जैसे अकबर के मरने के बाद में मुगल साम्राज्य किसको मिला? जहांगीर को मिला। जहांगीर के मरने के बाद में मुगल साम्राज्य किसको मिला? दैट वेंट टू शाहजहां। शाहजहां के मरने के बाद में इट वेंट टू औरंगजेब। तो दिस इज सक्सेशन, ठीक है। अकबर को किसने सक्सीड किया? जहांगीर ने। जहांगीर को किसने सक्सीड किया? शाहजहां ने। शाहजहां को किसने सक्सीड किया? औरंगजेब ने, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो। इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द डिसीज्ड टू देयर हायर्स, ठीक है। तो ये राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है, दोनों चीजें ट्रांसमिट होती है। मतलब जो राइट्स है, मतलब जो प्रॉपर्टीज है वो भी मिलेगी, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज मिली है तो जो लोन था उनके ऊपर वो भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। देयर आर टू मेन वेज ऑफ सक्सेशन, ठीक है, दो मेन तरीके होते हैं सक्सेशन के। पहला तो इंटेस्टेट सक्सेशन, मतलब यहां पे ये है कि यहां पे किसी इंसान की डेथ हुई और उसने वैलिड विल नहीं बनाई, मतलब एक वसीयत नहीं लिखी कि मेरे पैसे किसके पास जाएंगे, मेरी प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंटेस्टेट सक्सेशन, मतलब विल के बिना किसी की डेथ हो गई। बिना, ऐसे मान लो कि कोई इंसान है, नॉर्मल सब कुछ सही चल रहा है, अचानक हार्ट अटैक आ गया, डेथ हो गई, ठीक है, विल लिखने का सोचा ही नहीं था, 40-45 साल उम्र थी। तो यहाँ पे सक्सेशन कैसे होगा? जो भी पर्सनल लॉज एप्लीकेबल है ना, हिंदू है तो हिंदू लॉज के हिसाब से होगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉज के हिसाब से होगा, ठीक है, और क्रिश्चियन है तो उनके लॉज के हिसाब से होगा। इंटेस्टेट का मतलब बिना वसीयत लिखे, बिना विल लिखे किसी की डेथ हो जाना। उसके बाद में आता है टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि डिसीज्ड इंसान ने, जिस इंसान की डेथ हुई, उसने एक वैलिड विल लिखी है।
ठीक है, एक वैलिड विल या वसीयत लिखी है। जैसे रतन टाटा की जब डेथ हुई तो उन्होंने एक विल लिखी थी कि उनकी प्रॉपर्टी में से कितना हिस्सा किसके पास जाएगा, जिसमें उनके डॉग्स के लिए जो उनके पेट डॉग्स थे ना, उसके लिए भी कुछ हिस्सा उन्होंने छोड़ा था। ठीक है, तो टेस्टामेंट्री सक्सेशन इज बेसिकली डेथ ऑफ अ पर्सन एंड ही हैज मेड अ विल। ठीक है, इंटेस्टेट सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है, किसी इंसान की डेथ हो गई और उसने विल नहीं लिखी है। यहां पे पर्सनल लॉज के हिसाब से प्रॉपर्टी डिवॉल्व होती है, और डिवॉल्व किसके पास होती है, हायर्स के पास। हायर्स का मतलब क्या होता है, वारिस। ठीक है, दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेशन। आई गेस यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर थिंग। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हु इज एन हायर। हायर कौन होता है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, हायर इज अ पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ डिसीज पर्सन हु हैज डाइड इंटेस्टेट। ठीक है, तो ये वो इंसान होता है जिस इंसान जो एक तरीके से प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। इनहेरिट बोले तो सक्सीड करता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, इनहेरिट करना मतलब उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करना, और ये कब होता है, जब किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, इंटेस्टेट वाले फॉर्म के अंदर, मतलब विल लिखे बिना किसी की डेथ हो जाती है, तो जो इंसान सक्सीड कर रहा होता है उस प्रॉपर्टी को, जो इंसान उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, उसे हम हायर कहते हैं। उसके बाद में द पर्सन्स टू हुम द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स आर कॉल्ड हायर्स ऑफ द डिसीज। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। 3 तरीके के होते हैं, असेंडेंट, असेंडेंट आर एंसेस्टर्स। ठीक है, असेंडेंट मतलब जैसे मान लो कि कोई 22 साल का लड़का है, ठीक है, और बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया। ठीक है, जैसे यू कैन से वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ सिद्धू मूसेवाला। ठीक है, ही इज अ पंजाबी सिंगर, ही वाज नॉट मैरिड। ठीक है, ना तो शादी थी, शादी नहीं हुई, मतलब वाइफ नहीं है, बच्चे नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब ही मेड अ वेरी बिग नेम, बहुत बड़ा नाम बना लिया अपने लिए, बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए। ठीक है, अब वो उनके पैसे किसके पास जाएंगे भाई, ना तो उनकी कोई वाइफ है, ना उनके कोई बच्चे हैं। ठीक है, तो दीज हायर्स विल बी नोन एज एसेंडेंट्स। ठीक है, जो उनके मम्मी पापा है उनके पास ये पैसे जाएंगे। ठीक है, पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो जो एंसेस्टर्स होते हैं उनको हम असेंडेंट्स कहते हैं। डिसेंडेंट्स मतलब बच्चे। ठीक है, डिसेंडेंट्स का मतलब क्या होता है, बच्चे। जैसे अमिताभ बच्चन, नहीं अभी धर्मेंद्र की डेथ हुई है, ठीक है, तो उनके बच्चों के पास वो पैसे जाएंगे, जो भी पैसे उनके थे वो उनके बच्चों के पास जाएंगे धर्मेंद्र की डेथ के बाद। ठीक है, ही वाज अ मूवी स्टार, ही डाइड रिसेंटली। तो डिसेंडेंट्स कौन होते हैं, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ये सब। ठीक है, उसके बाद में आते हैं कोलेटरल्स। दीज आर डिसेंडेंट्स इन पैरेलल लाइंस ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर सच एज सिबलिंग्स, आंट्स, अंकल्स। ठीक है, तो ये दूर के रिश्ते, ये मतलब आसपास के रिश्तेदार जो है वो। ठीक है, द स्पेसिफिक रूल्स फॉर हु क्वालिफाइज एज एन हायर वेरी बाय रिलीजन। ठीक है, तो ये वेरी करते हैं रिलीजन बाय रिलीजन कि हायर कौन होगा, किसको कितना पैसा मिलेगा। असेंडेंट्स मतलब अगर मान लो कोई 22-23 साल, 25 साल, 26 साल की उम्र में बहुत बड़ा नाम बना के किसी की डेथ हो जाती है, तो पैसे मम्मी पापा को मिलते हैं उसके। ठीक है, अब डिसेंडेंट के अंदर क्या होता है, बेसिकली उनके बच्चों को पैसे मिलते हैं। और कोलेटरल्स आर, ये मतलब ऐसे चाचा का बेटा, बुआ का बेटा, दीज आर कोलेटरल्स। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, हु इज एन हायर, आपको शायद समझ में आ गया होगा। रिलेशनशिप्स बाय ब्लड। ठीक है, तो ब्लड रिलेशनशिप्स किस किस तरीके की होती है, तो यहाँ पे देखो द लॉ डिस्टिंग्विशेस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन ब्लड टाइज। सबसे पहले तो है फुल ब्लड रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है, सेम फादर सेम मदर, मतलब सगे भाई बहन। ठीक है, सगे भाई बहन जो होते हैं दे आर रिलेटिव्स बाय फुल ब्लड। हाफ ब्लड का मतलब क्या होता है, सेम फादर बट डिफरेंट मदर। ठीक है, मदर डिफरेंट है, फादर सेम है। ठीक है, ये क्या हो गए, रिलेशन बाय हाफ ब्लड। ठीक है, हाफ ब्रदर, हाफ सिस्टर भी इन्हें कहता है। उसके बाद में रिलेशनशिप बाय यूटेरिन ब्लड। इसके अंदर क्या होता है, 2 persons who have same mother but different fathers। ठीक है, मदर सेम है बट फादर डिफरेंट है। जैसे देयर वाज एन इंडियन क्रिकेटर जो अभी रिटायर हो चुके हैं, शिखर धवन का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो शिखर धवन मैरिड अ विमेन नेम्ड आयशा। ठीक है, आयशा मुखर्जी नाम था शायद उनकी वाइफ का, अब तो डाइवोर्स वगैरह हो चुका है। तो आयशा के पहले से 1-2 बच्चे थे, 1 या 2 आई डोंट नो। ठीक है, 2 बेटियां थी शायद उनकी। फिर उसके बाद में शी गॉट मैरिड टू शिखर धवन। अब शिखर धवन के एक बच्चा हुआ थ्रू आयशा मुखर्जी, उसका नाम है जोरावर। ठीक है, जोरावर नाम उन्होंने रखा उस बच्चे का। अब जोरावर और आयशा मुखर्जी के जो पुराने वाले 2 बेटियां थी, जो पहले वाले हस्बैंड से जो 2 बेटियां थी,
उसके बीच में और जोरावर के बीच में, जो शिखर धवन और आयशा मुखर्जी का बेटा है, उनके बीच में जो रिलेशन है दैट इज यूटेरिन ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। दीज डिस्टिंक्शंस आर क्रूशियल इन डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ हायर्स इन इंटेस्टेट सक्सेशन। इंटेस्टेट सक्सेशन के अंदर अगर मान लो किसी इंसान की वसीयत लिखे बिना, विल लिखे बिना डेथ हो जाती है, तो ये बहुत ज्यादा काम आते हैं ताकि हायर्स को डिफाइन किया जा सके, ठीक है। जनरली फुल ब्लड रिलेशंस आर प्रिफर्ड ओवर हाफ ब्लड रिलेशन। जनरली किसको प्रेफर किया जाता है? फुल ब्लड रिलेशंस को प्रेफर किया जाता है हाफ ब्लड रिलेशंस के ऊपर, व्हाइल डिवॉल्विंग द प्रॉपर्टी इनटू द हायर्स, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज रूल्स ऑफ इंटेस्टेट सक्सेशन फॉर हिंदू मेल्स। हिंदू मेल्स के अगर मान लो डेथ हो गई बिना विल लिखे, बिना वसीयत लिखे, तो क्या रूल्स है वो हम देख लेते हैं। तो फॉर अ हिंदू मेल डाइंग इंटेस्टेट, हायर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, ठीक है। क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। ये दो तो हम इस स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे और एग्नेट्स और कॉग्नेट्स हम अगली स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्लास 1 हायर्स कौन होते हैं? दे आर द मोस्ट प्रिफर्ड एंड इंक्लूड द मदर, वाइफ, सन, डॉटर एंड चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन आ गया क्लास 1 हायर्स के अंदर? एक तो कोई भी इंसान, उसकी मदर, ठीक है, फिर उसकी वाइफ, उसका बेटा, उसकी बेटी। अगर मान लो बेटा बेटी में से किसी की डेथ हो गई तो उनके बच्चे, ठीक है। बेटा बेटी में किसी की डेथ हो गई तो उनके बच्चे, ठीक है। तो दीज आर क्लास 1 हायर्स। उसके बाद में दे इनहेरिट साइमल्टेनियसली टू द एक्सक्लूजन ऑफ अदर ऑल अदर हायर्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्लास 1 हायर्स, अगर ये लोग एग्जिस्ट करते हैं तो पूरी प्रॉपर्टी ये ही इनहेरिट कर लेते हैं। क्लास 2, क्लास 3, ये जो एग्नेट्स कॉग्नेट्स हैं, इनको कुछ नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद में इफ देयर आर नो क्लास 1 हायर्स, अगर क्लास 1 हायर्स नहीं है, the property devolves upon class 2 hires which include father, siblings and other relatives। तो class 2 hires के पास ले जाते हैं अगर ये लोग नहीं एग्जिस्ट करते। सपोज दैट ये जो ब्लू फॉन्ट वाले लोग हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है? क्लास 2 हायर्स के पास चली जाती है। इसके अंदर फादर, सिबलिंग्स, ठीक है, और अदर रिलेटिव्स। उसके बाद में क्लास 2 हायर्स if class 2 hires are also absent, the property goes to agnates and finally to cognates, ठीक है। अगर मान लो क्लास 2 hires भी नहीं है तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के पास जाएगी। एग्नेट्स वो होता है जो आपके पिताजी के थ्रू आपसे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे चाचा का बेटा, चाचा का बेटा आपके पिताजी के थ्रू ही तो रिलेटेड है, क्योंकि चाचा कौन है? आपके पापा के भाई है, ठीक है। तो थ्रू मेल्स जो रिलेटेड होते हैं उनको एग्नेट्स कहते हैं, और जो थ्रू फीमेल्स रिलेटेड होते हैं, जैसे मेरे मामा जी का बेटा, ही इज अ कॉग्नेट, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट मी, तो मेरे चाचा का बेटा ही इज एन एग्नेट, ठीक है, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू मी थ्रू अ मेल मेंबर ऑफ माई फैमिली हु इज माई फादर, ठीक है। तो चाचा का बेटा इज एग्नेट, मामा जी का बेटा इज अ कॉग्नेट, ठीक है, बिकॉज ही इज रिलेटेड टू मी थ्रू अ फीमेल हु इज माई मदर, ठीक है, मम्मी के भाई का बेटा, ठीक है। सो दीज आर एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स वाला डिफरेंस, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स। तो एग्नेट्स आर पर्सन्स रिलेटेड टू द डिसीज बाय ब्लड और अडॉप्शन होली थ्रू मेल्स, ठीक है। मेल्स के थ्रू जो रिलेटेड होते हैं उनको हम एग्नेट्स कहते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा लिया है। फॉर एग्जाम्पल सन या फिर ब्रदर सन, ठीक है, बेटे का बेटा, चाचा का बेटा, ठीक है, ये सारे के सारे। इन द एब्सेंस ऑफ क्लास 1 एंड क्लास 2 हायर्स, एग्नेट्स आर प्रिफर्ड इन सक्सेशन, ठीक है। तो तीसरे जो लाइन ऑफ सक्सेशन है, अगर मान लो क्लास 1 हायर्स नहीं है, क्लास 2 हायर्स नहीं है, तो पैसे किसको मिलेंगे? एग्नेट्स को मिलेंगे। उसके बाद में आते हैं कॉग्नेट्स। दीज आर पर्सन्स रिलेटेड टू द डिसीज बाय ब्लड और अडॉप्शन बट नॉट होली थ्रू मेल्स। अब फीमेल इंटरवीन्स इन दिस लाइन ऑफ रिलेशनशिप। यहां पे जो फीमेल्स के थ्रू रिश्ते होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं? कॉग्नेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिस्टर सन और फादर सिस्टर सन, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली मतलब मेरे बुआ जी की बेटी, ठीक है, या फिर मेरे मामा जी का बेटा, ठीक है। सो मामा जी का बेटा इज रिलेटेड टू मी वाया माई मदर, ठीक है, मेरे मम्मी के भाई का बेटा, ठीक है। सो दीज आर कॉग्नेट्स। शायद आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट माइट बी मार्केटिंग, मेरे को लग भी रहा था, ठीक है। बता दिया है वैसे तो यार, ठीक है। I am doing CLAT stuff as well. If you are preparing for this examination, you can go through these videos. I will be creating more once this burden of legal studies goes off. ठीक है, ये legal studies वाला burden एक बार खत्म हो जाएगा
तो उसके बाद में मैं और वीडियोस कलेक्ट के करूँगा। अभी तो मतलब तुम 11th वालों ने इतना बिजी कर रखा है कि 12th वालों से गालियाँ पड़ रही है मेरे को कि सर मतलब हमारी वीडियोस कब डालोगे। बट आई वाज लाइक यार तुम्हारा 10 अप्रैल को पेपर है, तुम्हारे जूनियर्स का पहले है तो पहले इनके लिए कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इंटरस्टेट सक्सेशन फॉर हिंदू फीमेल्स, इसके रूल देख लेते हैं। ये थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है गाइस और ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है, ठीक है। तो इंटरस्टेट सक्सेशन, और वन मोर थिंग यार कि आई कैन टीच यू प्रॉपरली बट सम ऑफ यू आस्क कि सर वो मतलब किस तरीके के पेपर आएंगे। आई एम नॉट बेसिकली एनसीईआरटी का टीचर, ठीक है। आई जस्ट लाइक्ड दीज बुक्स, या फिर रास्ता खाली पड़ा था इसलिए कर लिया, ठीक है, कि भाई कोई नहीं है तो हम कर लेते हैं, हमें नाम मिल जाएगा, हमें थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, तो ये हो सकता है। तो आई एम नॉट ए एनसीईआरटी वाला टीचर, बस मैं ये कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये काम आता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पेपर ना तो कभी बनाए ना कभी चेक किए, ठीक है। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी, आई कैन टीच यू प्रॉपरली, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह ये मेरे को ऐसे अब थोड़ा बहुत आइडिया लगने लग गया है। या तो तुम लोग मतलब मेरे नंबर पड़े हैं, मेरा ईमेल तुम लोगों के पास पड़ा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मेरे को भेज दिया करो भाई पेपर्स जो तुम्हारे आते हैं ना, हाफ ईयरली ईयरली, मेरे को व्हाट्सएप वगैरह कर दिया करो पेपर की फोटो खींच के कि हेलो सर आई एम दिस पर्सन, आई रीड इन दिस स्कूल, ठीक है, और ये पेपर आया था, तो एक आइडिया तो लगे ताकि और अच्छे से पढ़ा पाऊँ आगे, ठीक है। सो या फिर मैं तुम्हें गाइड भी कर पाऊँ उस तरीके से, तो डू कॉन्टैक्ट जितना हो सके, मतलब आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिवर्ट टू यू, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि भाई मतलब बिल्कुल एरोगेंट इंसान हूँ, वो तो कोई बिल्कुल सीन ही नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इंटरस्टेट सक्सेशन फॉर हिंदू फीमेल्स, आई गेस ये लॉन्ग आंसर के अंदर आ सकता है क्योंकि 5-6 पॉइंटर्स इसके अंदर बन रहे हैं। तो इफ अ हिंदू फीमेल डाइज इंटरस्टेट, मतलब बिना विल लिखे, हर प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अकॉर्डिंग टू अ स्पेसिफिक हायरार्की, ठीक है, एक स्पेसिफिक हायरार्की के हिसाब से जाता है। तो फर्स्ट कैटेगरी के अंदर कौन आता है, हर हस्बैंड, सन, डॉटर एंड चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज सन और डॉटर, ठीक है। तो जैसे देखो हस्बैंड हो गया, सन और डॉटर हो गए अगर ये एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मान लो अगर कोई फीमेल है जिसके बेटे की पहले डेथ हो गई, तो उसके बेटे के जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर है तो वो उस लाइन के अंदर आ जाते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी तो ये हो गई। इफ नॉन ऑफ दीज आर प्रेजेंट, तो सेकंड कैटेगरी ये हस्बैंड के हायर्स हो गए, ठीक है। थर्ड कैटेगरी हर फादर एंड हर मदर, ठीक है। इफ दे आर नॉट अलाइव, द प्रॉपर्टी डिवॉल्व्स अपॉन द हायर ऑफ हर फादर, ठीक है, उस फीमेल के फादर के जो हायर्स तो उनके पास जाते हैं। लास्टली अपॉन द हायर्स ऑफ द मदर ऑफ दैट फीमेल, ठीक है। ये रटने ही पड़ेगा यार, ये तो एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन वाली स्लाइड है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग मुस्लिम्स। हिंदूज का लॉ हम पूरा कर चुके हैं, अब मुस्लिम्स का क्या सीन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम्स डू नॉट हैव अ कोडिफाइड लॉ फॉर इंटरस्टेट सक्सेशन एंड आर गवर्न्ड बाय देयर रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है। तो हिंदूज का तो कोडिफाइड लॉ हमारे पास है, लेकिन मुस्लिम्स का कोई भी कोडिफाइड लॉ हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरा का पूरा रिलीजियस टेक्स्ट के हिसाब से ये चलता है, ठीक है। देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एंसेस्ट्रल एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हिंदूज के अंदर तो क्या है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी आप किसी को भी दे सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से, या तो चैरिटी में दे दो या किसी एक बच्चे को दे दो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुस्लिम लॉ में एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के बीच में कोई फर्क नहीं है। उसके बाद में द राइट ऑफ एन हायर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली ऑन द डेथ ऑफ द एंसेस्टर। तो हायर का जो राइट है वो तभी आएगा जब एंसेस्टर की डेथ होगी, ठीक है। अमंग द सुन्नी मुस्लिम हायर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने थोड़े बहुत इंग्लिश में, जैसे हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं ना, उस तरीके के टर्म्स लिखे हैं, ठीक है। तो 3 कैटेगरी है। सबसे पहले तो है शेयरर्स, दीज आर कुरानिक हायर्स। कुरानिक हायर्स आर बेसिकली क्लोज ब्लड रिलेशंस, ठीक है, बेटा बेटी हो गए, ठीक है, सगे भाई बहन हो गए, ये जो क्लोज रिलेटिव है, और इनके एक पर्टिकुलर रेशियो जो आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बुक के अंदर साफ साफ लिखे हुए हैं, आप वो वहां से देख सकते हो। मेरे ख्याल से तो कोई पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो वो और वाले उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। वो बहुत ज्यादा टिपिकल है यार, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, मैंने तो इसके अंदर इंक्लूड भी नहीं किया वो, ठीक है। तो क्लोज ब्लड रिलेशन कुरानिक हायर्स, ठीक है, 1/6 इसका है, 1/8 इसका है, अगर ये एब्सेंट है तो 1/4। आई वाज लाइक कि यार मैंने लॉ इसलिए चूज किया था क्योंकि मैथ नहीं आती थी, ठीक है। अब ये वापस गणित, मैंने कहा भाई मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं गलत पढ़ा दूंगा बच्चों को, आई डोंट नो, ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दिस। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर ही देख लेना, ठीक है। तो शेयरर्स आर कुरानिक हायर्स, ठीक है, और ये क्लोज ब्लड रिलेशन होते हैं। उसके बाद में आता है रेसिड्यूरीज, ठीक है। तो रेसिड्यूरीज का मतलब क्या होता है कि देखो कुरानिक हायर्स के पास पूरी प्रॉपर्टी नहीं जाती है, ठीक है, 100% प्रॉपर्टी नहीं जाती है।
रेसिडेंटीज आर बेसिकली द पीपल हु शेयर बची खुची प्रॉपर्टी। मैंने साफ लिखा है, जो बची खुची प्रॉपर्टी है ना 10-20% अगर बच जाती है कुरानिक हायर्स को देने के बाद में, वो किसको मिलती है? रेसिडेंटीज को मिलती है। उसके बाद में डिस्टेंट किंडर्ड रिलेटिव्स, दीज आर दूर के रिश्तेदार। ठीक है, मैंने साफ इंग्लिश में लिख दिया। शेयर्स आर द मोस्ट प्रिफर्ड एंड दे आर अलॉटेड फिक्स्ड कुरानिक शेयर्स। ठीक है, द रेसिड्यू देन गोज टू द रेसिडेंटीज। ठीक है, तो ये लोग जो है ये मेन हायर्स होते हैं, बट इनको एक फिक्स शेयर मिलता है और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ पैसा है वो किसके पास जाता है? रेसिडेंटीज के पास जाता है। और अगर फिर भी कुछ बच गया तो वो डिस्टेंट किंडर, जो दूर के रिश्तेदार है, उनके पास ये पैसा जाता है। ये रूल है बेसिकली सुन्नी मुस्लिम्स के। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विद द इंटरस्टेट सक्सेशन अमंग शिया मुस्लिम्स। ठीक है, शिया मुस्लिम्स का क्या सीन रहता है वो हम देख लेते हैं। तो यहां पे देखो, अमंग शिया मुस्लिम्स द हायर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। ठीक है, तो 2 मेन कैटेगरीज के अंदर ये डिवाइडेड है। मैंने देखो ये जी रेड में किया है, ये जी साइलेंट होता है इस वर्ड के अंदर। ठीक है, कॉन्सेन यूनिटी कहते हैं इसे। ठीक है, कॉन्सेन यूनिटी नहीं है, ये कॉन्सेन यूनिटी कहते हैं, जी साइलेंट है इसके अंदर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव यूज्ड दिस पर्टिकुलर रेड फॉन्ट ओवर हियर। ठीक है, जी साइलेंट है तो कॉन्सेन यूनिटी कहते हैं। तो शिया मुस्लिम्स के अंदर हायर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। पहला तो है हायर्स बाय कॉन्सेन यूनिटी, देयर आर ब्लड रिलेटिव्स, और फिर उसके बाद में हायर्स बाय मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ। अब जो ये कॉन्सेन यूनिटी वाले हायर्स हैं, इनको भी 3 क्लासेस के अंदर सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, क्लास 1 के अंदर पेरेंट्स और चिल्ड्रन, क्लास 2 के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड देयर डिसेंडेंट्स, क्लास 3 इंक्लूड्स पैटर्नल एंड मैटरनल अंकल एंड आंट। ठीक है, मामा जी, मामा जी, मौसी जी, बुआ जी, ये सब। ठीक है, उसके बाद में द फर्स्ट ग्रुप एक्सक्लूड्स द सेकंड एंड द सेकंड एक्सक्लूड्स द थर्ड। हायर्स बाय मैरिज इनहेरिट अलोंगसाइड दीज क्लासेस। तो देखो कुल मिला के सबसे पहले तो इनको प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, इनके अंदर भी ये 3 है। ठीक है, तो नंबर 1 प्रायोरिटी तो इनकी। अब नंबर 1 के भी 3 अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, वो 3 कौन सी है? वो ये है। ठीक है, अगर उसके बाद में कुछ बच गया तो वो इनके पास जाता है। ठीक है, दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंटरस्टेट सक्सेशन इन इंडियन सक्सेशन एक्ट। अब बात करते हैं, मुस्लिम्स की हम बात कर चुके हैं, हिंदूज की हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिश्चियंस और पारसीज की। तो इसके लिए एक कोडिफाइड लॉ हमारे पास बना हुआ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। इट इज अ सेक्युलर लॉ दैट गवर्न्स क्रिश्चियंस एंड पारसीज फॉर इंटरस्टेट सक्सेशन। मतलब अगर क्रिश्चियंस और पारसीज की डेथ हो जाती है विदाउट राइटिंग अ विल, तो उनको कौन गवर्न करेगा? इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। ठीक है, इट डज नॉट अप्लाई टू हिंदूज और मुस्लिम्स अनलेस दे मैरी अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट। ठीक है, हिंदूज और मुस्लिम्स के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। अगर ये लोग स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर अपनी शादी रजिस्टर करवाते हैं तो ये वाला लॉ अप्लाई होता है। ठीक है, फॉर क्रिश्चियंस द फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द स्पाउस एंड द लीनियल डिसेंडेंट्स। ठीक है, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, तो क्रिश्चियंस की अगर डेथ हो जाती है बिना विल लिखे तो सबसे पहले पैसे किसको मिलते हैं? लीनियल डिसेंडेंट्स। ठीक है, और स्पाउस मतलब उनकी वाइफ को या हस्बैंड को और बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को। ठीक है, फिर उसके बाद इफ देयर आर नो लीनियल डिसेंडेंट्स द प्रॉपर्टी पासेस टू द स्पाउस एंड किंडर्ड दैट आर कॉन्सेन यूनिटी रिलेशंस। ठीक है, इफ देयर आर नन ऑफ देम द एंटायर प्रॉपर्टी गोज टू द स्पाउस। ठीक है, सो दिस इज द सिनेरियो रिगार्डिंग क्रिश्चियंस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग, दैट इज रूल ऑफ एस्चीट। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान है जिसके कोई भी हायर नहीं है, ठीक है, ना क्लास 1, क्लास 2, एग्नेट, कॉग्नेट, ठीक है, कुरानिक हायर मान लो, लीनियज, लाइनेज मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, कोई भी हायर नहीं है तो वो पूरी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? सरकार के पास चली जाएगी। ठीक है, दिस इज रूल ऑफ एस्चीट। ठीक है, रूल ऑफ एस्चीट इज अ कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल टू ऑल कम्युनिटीज। ये सबके ऊपर लगता है। ठीक है, हिंदूज के ऊपर भी, मुस्लिम्स के ऊपर भी, पारसीज के ऊपर भी, क्रिश्चियंस के ऊपर भी। ठीक है, it states that if a person dies intestate leaving no heir who is qualified to succeed the property, then the property devolves upon the government. ठीक है, अगर विल लिख के चले गए तो बात अलग है, वसीयत लिख दी तो बात अलग है,
लेकिन अगर ऐसी कुछ चीज नहीं लिखी है तो भाई पूरी पूरी प्रॉपर्टी, सारे पैसे किसके पास चले जाएंगे, सरकार के पास चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द रूल ऑफ एस्टेट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द टेस्टामेंट्री सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन का मतलब बेसिकली किसी ने विल लिख दी, ठीक है, वसीयत अगर लिख दी तो ये उसके हिसाब से आता है, ठीक है। तो इट अकर्स व्हेन पर्सन डिस्पोजेस देयर प्रॉपर्टी बाय मेकिंग अ वैलिड विल। अ विल एक्ट्स एज अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ पर्सनस विश रिगार्डिंग द डिस्पोजल ऑफ देयर प्रॉपर्टी आफ्टर डेथ, ठीक है। कोई इंसान ने मरने से पहले ये लिख दिया कि भाई उसके पैसे किसके पास जाने चाहिए, उसके प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए, ठीक है। पर्सन कैन मेक अ विल ओनली फॉर देयर सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। विल उसी के लिए बनाई जा सकती है जो सेपरेट और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। मतलब बेसिकली जो प्रॉपर्टी आप ओन करते हो। मुस्लिम्स के लिए रूल्स अलग है, ठीक है, बाकी हर रिलीजन के लिए ये बराबर सा ही अप्लाई होता है, ठीक है। मुस्लिम्स के लिए रूल अलग है जो हम अगली स्लाइड्स के अंदर देखेंगे, ठीक है। दिस फॉर्म ऑफ सक्सेशन इज गवर्न्ड बाय इंडियन सक्सेशन एक्ट ऑफ 1925। फॉर मोस्ट कम्युनिटीज द लॉ रेस्पेक्ट्स द विल ऑफ द डिसीज्ड एंड इंश्योर्स इट्स एनफोर्समेंट, ठीक है। कानून जो है वो एक वसीयत को रिस्पेक्ट करता है और मेक श्योर करता है कि ये एनफोर्स हो, ठीक है, ये उस हिसाब से चले। दिस इज अबाउट द टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मतलब किसी की डेथ हुई और उन्होंने एक प्रॉपर विल या वसीयत लिख दी, ठीक है। अब कैपेसिटी टू मेक अ विल, किस किस के पास कैपेसिटी होती है, विल कौन बना सकता है? जनरली अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड हु इज नॉट अ माइनर कैन मेक अ विल, ठीक है। तो माइनर विल नहीं बना सकता एंड अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कोई इंसान है जो बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है, कोमा के अंदर है और उनसे विल लिखवा ली किसी ने जबरदस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में द टेस्टेटर। टेस्टेटर का मतलब क्या होता है? जिस इंसान ने विल बनाई है, ठीक है, द पर्सन मेकिंग अ विल मस्ट अंडरस्टैंड द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ देयर एक्ट, ठीक है। उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग होनी है। जनरली क्या होता है, किसी की डेथ होने वाली होती है तो लोग ऐसे कोशिश करते हैं, रिलेटिव ऐसे कोशिश करते हैं भाई उनसे एक विल लिखवा लेते हैं, ठीक है। अगर वो साउंड माइंड के और उनके पास अंडरस्टैंडिंग है तभी उस विल को वैलिड माना जाएगा, नहीं फिर वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है। अंडर मुस्लिम लॉ अ मुस्लिम हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड नॉट अ माइनर कैन मेक अ विल, ठीक है। मुस्लिम लॉ में भी साउंड माइंड और अनसाउंड माइंड के लोग और माइनर्स विल नहीं बना सकते, बाकी सारे बना सकते हैं। हाउएवर मुस्लिम कैन डिस्पोज ओनली 1/3 ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय विल, ठीक है। मुस्लिम इंसान सिर्फ 1/3 प्रॉपर्टी ही विल के थ्रू डिस्पोज कर सकते हैं, बाकी जो 2/3 है वो उसी हिसाब से जाएगी जिस तरीके से वो कुरानिक हायर वगैरह और वो लिखे हुए थे ना, उसी हिसाब से जाएगी। 1/3 ही विल के थ्रू ये दे सकते हैं, ठीक है। दिस इज कैपेसिटी टू मेक अ विल। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज टेस्टामेंट्री सक्सेशन फॉर हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। तो इसके अंदर देख लेते हैं रूल्स रिलेटिंग टू टेस्टामेंट्री सक्सेशन, मतलब विल के द्वारा जो सक्सेशन होता है फॉर हिंदूज, पारसीज एंड क्रिश्चियंस आर कंटेन्ड इन इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, ठीक है। इसके अंदर फॉर्मेलिटीज से डील किया जाता है लाइक एग्जीक्यूशन, रिवोकेशन, रिवाइवल एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ विल्स, ठीक है। तो जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है कि कोर्ट के अंदर जाके उसको प्रेजेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करवाना या रिवोक करवाना, कि ऐसे बोल दिया कि अनसाउंड माइंड के स्टेट में लिखवाई गई थी या जबरदस्ती लिखवाई गई थी, ठीक है। रिवाइवल और इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि इंटरप्रेट करना कि क्या अगला इंसान लिखना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था, ठीक है। ये सारा का सारा काम है ये बेसिकली इस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अंदर, ठीक है। Execution involves validating the document by following the necessary formalities like signing and attestation, ठीक है। Probate is the legal process of establishing validity of a will before judicial authority, ठीक है। तो जुडिशरी के सामने जो पेश किया जाता है, कोर्ट के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने जो पेश किया जाता है विल को, उस प्रोसेस को हम प्रोबेट कहते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटर इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय द टेस्टेटर। टेस्टेटर मतलब जिसकी डेथ हुई है विल लिखने के बाद में, टू एग्जीक्यूट द विल, while an administrator is appointed by the court if no executor exists, ठीक है। तो या तो कोई इंसान मरने से पहले एक एग्जीक्यूटर को अपॉइंट करके चला जाता है, और अगर एग्जीक्यूटर नहीं होता तो कोर्ट किसको अपॉइंट करता है? एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है, ताकि उस विल को एग्जीक्यूट किया जा सके, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज पैसिव यूथेनेशिया एंड लिविंग विल। पैसिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया था। मैं आपको बता देता हूं पैसिव यूथेनेशिया होता क्या है। जैसे मान लो कोई इंसान ऑलमोस्ट ऐसे है कि हॉस्पिटल में है काफी सालों से, या ब्रेन डेड जैसी सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो ये लोग पैसिव यूथेनेशिया की पिटिशन लगाते हैं कि भाई हमें मरने का अधिकार चाहिए, ठीक है। वी वांट अ राइट टू डाई। बेसिकली जैसे देयर वाज अ वेरी बिग शॉट F1 रेसर, ठीक है,
माइकल शूमाकर उनका नाम था, वो करीब 12-15 साल से कोमा में है, कोई एक्सीडेंट हो गया था उनका, ठीक है। आज तक सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप F1 में माइकल शूमाकर के पास ही है, लेकिन वो 12-15 साल से कोमा में है, ठीक है। उन्होंने इतने पैसे कमाए थे इसकी कोई हद नहीं थी, सारे हॉस्पिटल में लग गए, ठीक है। अब मान लो कि माइकल शूमाकर के घर वाले कहते हैं कि ठीक है यार अब खत्म करो, मतलब कितने साल से कोमा में है, कितने साल से वेट कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, सही नहीं हो रहे। तो यहाँ पे पैसिव यूथेनेशिया काम आता है, ठीक है। एक पिटीशन लगाई जाती है कि दिस पर्सन इज नॉट गेटिंग वेल और इज ही इज और शी इज इन कोमा सिंस दीज मैनी ईयर्स, ठीक है। तो भाई लेट देम डाई, क्योंकि देखो कोमा में पड़ा इंसान कोई खुश तो है नहीं, ठीक है, परेशान तो हो ही रहा है, ठीक है। तो इसलिए पैसिव यूथेनेशिया इसे कहते हैं, ठीक है। तो इन अ लैंडमार्क वर्डिक्ट ऑन 9 मार्च 2018 the Supreme Court of India legalized passive euthanasia. This allows withdrawal of life support to the patient in permanent vegetative state to expedite death of the टर्मिनली इल पर्सन, ठीक है। उनकी डेथ को जल्दी कॉज करने के लिए जो भी लाइफ सपोर्ट है वो हटा दिया जाता है, ठीक है। कोर्ट ऑल्सो रूल्स दैट पर्सन हैज द राइट टू क्रिएट अ लिविंग विल डिसाइडिंग अगेंस्ट आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट इन एडवांस, ठीक है। तो ऐसा इंसान एक लिविंग विल बना सकता है, ठीक है, उसके पास ये अधिकार है। उसके बाद में कोर्ट डिक्लेयर्ड राइट टू डाई विथ डिग्निटी एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इंटरप्रेटिंग द राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू डाई पीसफुली एज वेल, ठीक है। Now moving forward with the last topic of this particular chapter, universal principles of succession। ये वो चीजें हैं जो लगभग हर रिलीजन के अंदर बराबर ही है, ठीक है। तो डिस्पाइट डिफरेंसेस इन पर्सनल लॉस सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर कॉमन अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो सारे रिलीजन्स में लगभग सेम है, ठीक है। जैसे सबसे पहला क्या आ गया कि कॉन्सेप्ट इज दैट इनहेरिटेंस ओपन्स अपॉन द डेथ ऑफ द एंसेस्टर, ठीक है। इनहेरिटेंस तभी आएगा जब एंसेस्टर की डेथ होगी, ठीक है। अगला है कि डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर्स, ठीक है, क्लास 1 क्लास 2 हायर्स, एग्नेट्स कॉग्नेट्स, ये लगभग हर रिलीजन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ अ विल एज अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड अक्रॉस ऑल रिलीजन्स, ठीक है। दीज कॉमनैलिटीज रिफ्लेक्ट द यूनिवर्सल ह्यूमन नीड टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अक्रॉस जनरेशंस, ठीक है। आई गेस सेकंड लास्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, ठीक है। टोटल 16 में से 15 चैप्टर हमारे पूरे हो चुके हैं। Thanks a lot for attending this lecture. See you with the last lecture very soon, 1-2 दिन के अंदर ही, ठीक है। Thanks a lot.